नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी टीम के द्वारा अभी जो AA का एग्जाम हुआ था उस संबंध में आंसर की एवं स्ट्रेटेजी जारी किया गया था और आप लोगों ने बहुत ज्यादा उसका रिस्पांस दिया, उसके लिए शुक्रिया। आगे भी इसी तरह से हमारे काम को सराहते रहिए। अभी जो हम लोग इकोनॉमिक्स वाला वीडियो का सीरीज चल रहा था, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में अब 1 महीने रह गए हैं, तो जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सामने 15 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया जाए, ताकि आप अच्छे से इसके माध्यम से रिवीजन कर सके। अभी कुछ समय अभाव और कुछ लोग बिजी रहने के कारण एग्रीकल्चर वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। उससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में थे। अभी जो हुआ है AA वाला या और भी जो क्वेश्चन थे वो हमारे रेंज में आ रहे हैं। तो आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपना नोट्स भी आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी हम लोग इंडस्ट्री को, औद्योगिक क्षेत्र को शुरू करते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र को शुरू करते हैं तो उद्योग का मतलब क्या होता है? उद्योग का मतलब होता है जहां संस्थागत रूप से बड़े पैमाने पर चीजों का उत्पादन किया जाता है। जैसे खनिज से कोई पदार्थ बनाया जाएगा या फिर किसी चीज को असेंबल किया जाएगा बड़े लेवल पे, या फिर कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। मतलब कि बड़े लेवल पे निर्माण कार्य हो रहा है वहां, तो उसको हम लोग औद्योगिक सेक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने क्षेत्र में देखिए, हम लोग के बिहार में बरौनी है औद्योगिक सेक्टर, तो वहां देखते होंगे कि बड़े पैमाने पर वहां जो है खाद कारखाना है, उसके बाद इंडियन ऑयल का रिफाइनरी है। तो ये सब क्या होता है कि बृहद क्षेत्र में उत्पादन कार्य होता है कि क्रूड ऑयल को ऑयल में बदला जाता है। उसी तरह से टाटा टेल्को देखिए, वहां क्या है कि वहां पे जो है स्टील, ये टाटा टेल्को में इस्पात का उत्पादन होता है और अन्य तरह के गाड़ी वगैरह का भी निर्माण वहां पे होता है। इसी तरह से इंडस्ट्री जो है, कोई कपड़ा इंडस्ट्री रहेगा, कोई खाद्यान्न वाला रहेगा, कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेगा, कुछ जो है रहेगा कि मिनरल से रिलेटेड कुछ रहेगा। तो ये सारा चीज का जो प्रसंस्करण वगैरह या जो उसका निर्माण करता है, उसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और इसके मतलब हम ज्यादा नहीं जाते हुए अब जो है हम लोग एग्जाम के अंतर्गत क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो एक आप जो है ना कभी लुसेंट वगैरह पढ़ते होंगे, तो वहां अंतरिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल दिया रहता होगा। तो हमारा प्रयास है कि जब हम चैप्टर करते रहे तो आपके लिए ये चीज लेकर आए, ताकि आपको वो अच्छा लगे और शायद याद भी रह जाए। तो जो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसका जो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे वो कौन थे? जॉन मथाई थे। और स्वतंत्र भारत के पहले जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो यहाँ से आप 2 फैक्ट लेके चलिए कि जो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और अंतरिम मंत्रिमंडल जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था उसमें उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। ठीक है, उसके बाद जो जीडीपी में योगदान की बात करते हैं तो उद्योग एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान जो है 28.2 है। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि कृषि का जो है 18.8 है। तो ये याद रखिएगा कि जीडीपी में 28.2 की औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में है। उसके बाद बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948 को। जैसे कि अभी बीपीएससी डेट पूछने लगा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इन सब चीजों पे थोड़ा सा कंसेस होके सुने और कंसेस होके देखें। तो ये क्या होगा, देखिए 6 अप्रैल 1948 को उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो क्या किए थे? ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व आपूर्ति मंत्री थे। तो ये क्या किए, ये लेकर आए पहला औद्योगिक नीति। ठीक है, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लेकर आए। वही भारी उद्योगों की स्थापना, कुछ उद्योग को आरक्षित किया गया, 4 भाग में इस नीति के तहत उद्योगों को रखा गया। तो हमको उन सब चीजों में ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हम ऑप्शनल नहीं बल्कि सामान्य ज्ञान की तरफ पढ़ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद उद्योग नीति आते रहा, जैसे 1973 में कोर इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आया, या और भी औद्योगिक नीति 1900, तो ये सब चीज आते रहा समय समय पर। हमें अभी जो एक औद्योगिक नीति पढ़ना है, ये 1991 की औद्योगिक नीति है। तो इसके बारे में कहा जाता है एलपीजी मॉडल लागू किया गया था इंडिया में 1991 में, बहुत बार आप सुने होंगे। तो एलपीजी मॉडल था क्या, तो सुनिए कि जब 1991, 90, 91 में जो भारत में भुगतान संतुलन की समस्या हुई, भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए या कहिए कि विदेशों से व्यापार करने के लिए मात्र 8 दिन का कोष शेष था, और भारत में जो है एक तरह से वो बुरा दौर था अर्थव्यवस्था का, काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी। तो उसी दौर में वैश्विक संस्थाओं के दबाव में और साथ ही भारत को अब जो है नए सुधार और नए शुरुआतों को अर्थव्यवस्था में अपनाने के लिए 1991 में एलपीजी मॉडल की शुरुआत की गई। राव मनमोहन मॉडल इसलिए भी इसको कहा जाता है क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री जो थे वो नरसिम्हा राव थे, तो वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह थे। तो ये याद रखिएगा कि वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और ये जो है प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1991 में, और ये 24 जुलाई 1991 को लागू किया गया था। तो दो डेट आपके लिए है, एक हो गया है 24 जुलाई 1991 जब एलपीजी मॉडल लागू हुआ था, ठीक है, और उसके बाद एक है 6 अप्रैल 1948 जब पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी देश में। तो दोनों को याद रखने के बाद अब हम थोड़ा सा एलपीजी मॉडल समझते हैं। उदारीकरण मतलब क्या होता है, उदारीकरण से तात्पर्य क्या होता है। उदार मतलब होता है कि लिबरल, कि एक तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट। तो पहले क्या था कि जब देश आजाद हुआ तो इंडस्ट्री खोलने से पहले ढेर सारा लाइसेंस लेना पड़ता था, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, नियम विनियम बहुत सारा जो है इन सब चीजों से गुजरना पड़ता था। तो यहाँ क्या किया गया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाया गया, लाइसेंसिंग प्रक्रिया को उदार बनाया गया, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योग की स्थापना को बल मिले, और सरकार की भूमिका धीरे धीरे इसमें कम की गई। बहुत सारे उद्योगों को जो है उसको लाइसेंसिंग से भी हटा दिया गया और इस प्रक्रिया को काफी उदार बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में उद्योगों के विकास को कर सके, और इसी को हम लोग उदारीकरण करते हैं। निजीकरण से मतलब है कि जैसे पहले बहुत सारे उद्योग जो है पीएसयू के अंतर्गत थे, मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी में 100 में 51% हिस्सेदारी से ज्यादा सरकार की होती थी, जिसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी करते थे। और वैसे भी इंदिरा गांधी जो है बहुत सारे जो है बैंकों का, इन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण की थी। तो एक तरह से वो है सार्वजनिक का दौर था कि जो है सरकारी नियंत्रण काफी ज्यादा था। तो वही 1991 में क्या किया गया कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे उद्योगों को जो है लाइसेंस मुक्त कर दिया गया कि आप लोग जिसको है उसको खोलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना आपको सहयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि हम अपने व्यापार को बाहरी दुनिया से आयात निर्यात जो आइडिया है या जो भी आपका है उससे जब बाहरी दुनिया से पूरी तरह बिना किसी बाधा के जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, व्यापार के लिए या अन्य चीजों के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए। तो ये चीज ग्लोबलाइजेशन जो है वर्ल्ड संस्थाओं के कारण इसको करना पड़ा और भारत का बाजार दुनिया के लिए खोलना पड़ा, ठीक है। यहाँ जब हम बोल रहे थे कि औद्योगिक नीति को उदार बनाना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, तो देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले कि कुछ उद्योग ऐसे रहते थे जो सिर्फ और सिर्फ सरकार के अंदर में रहते थे, उनको निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला जाता था। और ये 1956 से शुरू हुआ और इसको कहते थे उद्योगों को अनारक्षित करना। ये नीति 1991 में शुरू हुई थी, ठीक है। लोगों को अनारक्षित, 56 में आरक्षित करना था और यहाँ अनारक्षित करना था। 1991 में मात्र 8 उद्योग ऐसे रखे गए थे जो सरकार के नियंत्रण में चल सकते थे, उनका निजी सेक्टर में कोई योगदान नहीं था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में मात्र 2 ऐसे सेक्टर हैं जहां सिर्फ सरकार उद्योगों को चलाता है। ये है नाभिकीय अनुसंधान
और संबंधित गतिविधियां, और दूसरा है रेल सेवा। तो कभी भी अगर आपसे पूछे नाभिकीय अनुसंधान, संबंधित गतिविधियां और रेल सेवा, तो ये दोनों जो है सरकार के लिए आरक्षित है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि औद्योगिक नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समाप्ति, तो बोलेगा कि उदारीकरण के माध्यम से देखिए समाप्ति। तो उस टाइम क्या किया गया था, 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, जो कि वर्तमान में 5 है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, रक्षा से संबंधित जो है वो है इसमें बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा प्रस्फोटक फ्यूज। उसके बाद खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट से संबंधित उत्पाद और मादक द्रव्य। तो इन चीजों के लिए लाइसेंस लेना बहुत ही अनिवार्य है। तो आपसे ये चीज पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने चीजों का लाइसेंस लेना जरूरी है। तो 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है ये वर्तमान में कितने उद्योग सिर्फ सरकार के लिए आरक्षित है, तो मात्र 2 उद्योग जो है सरकार के लिए आरक्षित है। तो ये आप लोगों को पता होगा। बाकी ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। 28.2 ये भागीदारी है इसमें। ठीक है। उसके अलावा आगे अभी हम लोग जो IIP सूचकांक होता है और कोर इंडस्ट्री होता है उस पर बात करें। आइए अब हम लोग देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, 8 कोर इंडस्ट्रीज और उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, इन तीनों को एक साथ देखते हैं कि आखिर औद्योगिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। ठीक है। तो सबसे पहले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका एक चीज और है कि जब 2019 तक इस विभाग का नाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग था। 2019 में सरकार को लगा कि कुछ तो करना चाहिए, तो यही करते हैं, नाम चेंज कर दिया और उसका नाम हो गया उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। DPIIT की स्थापना 1995 में हुई। इसका कार्य क्या था, औद्योगिक नीति बनाना, पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि, मतलब कि जो व्यापार, पेटेंट, ये सब चीज होता है तो उस सब से रिलेटेड जो भी चीज है इसके माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो ये है कि थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े ये लाके इसको देगा। ठीक है। यहाँ इसको CSO को, जिसके आधार पर ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करेगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को जारी करेगा CSO। ठीक है। CSO द्वारा जारी किया जाएगा। कौन आंकड़ा देगा, तो यहाँ भी देखिए, जैसे कि हम लोग गरीबी बेरोजगारी में देखे थे कि NSSO आंकड़ा देता था और CSO उसको जारी करता था। तो उसी तरह से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT इसको आंकड़ा देगा और CSO इसको जारी करेगा। ठीक है। सॉरी। तो ये दोनों चीज हम लोग देख लिए कि ये एक विभाग है भारत सरकार का, जिसके अंतर्गत ये कार्य होता है। ये सारे, जिसमें औद्योगिक नीति, पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक चीज है जिसको CSO द्वारा जारी किया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि उद्योग में कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, कौन से क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रही है, कौन सा क्षेत्र हमको आगे जाके बेहतर करना है। ठीक है। तो इसी को, इसके लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का 2011-12 जो है वो आधार वर्ष है। तो यहाँ आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को कौन जारी करता है। तो देखिए CSO जारी करता है और आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है। कोर इंडस्ट्री, तो कोर का मतलब ये होता है कि जो एकदम कोर, जो किसी चीज का निकटतम हो या किसी चीज में बहुत भूमिका निभाता हो। तो देखिए है क्या कि 8 प्रमुख अवसंरचनात्मक, कि मतलब जो आपके संरचना में, अवसंरचना में मतलब कि आपका भौतिक या फिर जो कहिए कि विकास में मूल कारण हो, उसको अवसंरचनात्मक सहयोगी उद्योगों को जो है दर्जा दिया गया है 8 कोर इंडस्ट्री का। ठीक है। और ये कोर इंडस्ट्री की स्थापना किस
औद्योगिक नीति से हुई थी। तो 1973 की औद्योगिक नीति से इस विचारधारा को अपनाया गया था। ठीक है, 8 प्रमुख अवसंरचनात्मक सहयोगी उद्योग को जो है इसके अंतर्गत अपनाया गया था। इसका आधार वर्ष जो है 2017 में 11-12 कर दिया गया था, पहले 2004-5 था, तो इसको मिटा के इसको हटा के 2011-12 कर दिया गया है। और ये देखिए कि 8 चीज क्या क्या है: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, उसके बाद इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ठीक है, यहाँ 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि कोल इंडस्ट्री किस औद्योगिक नीति से स्थापित हुई, तो ये तो पूछा नहीं गया, फिर भी जान लीजिए। इसका आधार वर्ष पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, कोल इंडस्ट्री में क्या शामिल नहीं है करके पूछ देगा, और या क्या शामिल है तो उसमें आप फंस सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो कि इस 8 में किसका भारांश सबसे ज्यादा है। अगर ये 100 होगा तो किसका भारांश सबसे ज्यादा है, तो रिफाइनरी उत्पाद का भारांश सबसे ज्यादा 28 है, और सबसे कम भारांश जो है उर्वरक का है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चा कंफ्यूज करता है। और इसी तरह से इस 8 कोल इंडस्ट्री का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना भारांश है, तो कुल मिलाकर 40% भारांश है। ठीक है, तो ये तीनों चीज अभी हम लोग समझे हैं, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसके बाद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, कोल इंडस्ट्री, ये चारों चीज हमको इसको समझे हैं। इस संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आगे जो हम लोग है, अभी बहुचर्चित चीज जो चलता है, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये मिनी रत्न 1 ऐसे करके है, तो इसको अब हम लोग समझेंगे कि आखिर वो चीज क्या है। आइए अब हम लोग देखते हैं नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों का क्या यहाँ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्षेत्र में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की श्रेणी की कंपनियों को ये एक तरह से खिताब, विभाग या कहिए कि ये जो उपनाम दिया जाता है, ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि लोक उपक्रम विभाग। ठीक है, लोक उपक्रम विभाग द्वारा जो है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों को ये दिया जाता है। ठीक है, कि तो सबसे पहले 1997 में एक बोला गया कि वैश्विक स्तर पर जब एलपीजी हो गया तो हमारे देश में भी कुछ ऐसी बड़ी कंपनियों का निर्माण हो, या कुछ बड़ी ऐसी कंपनियां अस्तित्व में आए जो कि वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा सके। उसके लिए क्या होता कि कंपनियों को जब निवेश करने की स्वतंत्रता होती और सरकारी नियंत्रण कम होता, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को दिया जाता है। ये याद रखिएगा कि पीएसयू जो सरकार की कंपनियां हो उसको। तो ये क्या किया कि सबसे पहले कि 1997 में नवरत्न कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, जिसमें मिनी रत्न, इसका योग्यता क्या क्या है, मापदंड, नवरत्न कंपनी होने के लिए क्या क्या मापदंड होना चाहिए। तो सबसे पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 या मिनी रत्न श्रेणी 2 का कंपनी होना चाहिए, कि कोई भी कंपनी को नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न 1 या मिनी रत्न श्रेणी 2 का खिताब ये होना चाहिए। 6 मापदंड मेमोरेंडम पे तय किया गया है, 6 मापदंड, उनमें से 60 या अधिक का स्कोर होना चाहिए। देखेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है, गवर्नेंस कैसा है, लाभ कैसा है, उसका जो है कारोबार कैसा है। उन आधारों पर 6 मापदंड पर जो एक चार्ट बनेगा या एक कहिए कि ग्राफ बनेगा, उसमें 60 या अधिक का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 3 वर्षों में, 5 में से 3 वर्षों में अच्छी और उत्कृष्ट रेटिंग हो, मतलब कंपनी का खराब रेटिंग नहीं हो, गलत तरीके से कंपनी बदनाम नहीं हो। तो अगर ये सब पूरा करेगा तो इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। और नवरत्न का दर्जा दिया जाने से क्या होगा कि 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने से पहले कंपनी जो है किसी भी सरकारी अथॉरिटी से नहीं पूछेगा, या फिर परियोजना, अगर किसी परियोजना में निवेश कर रहा है तो कुल मूल्य का 15% तक निवेश करने के लिए स्वतंत्रता होगा, एवं इसको सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनी है। तो आप ये चीज हमेशा देखते रहिएगा
कि कितनी नवरत्न कंपनी है, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनी है। उसी तरह से फिर इसको और ज्यादा बड़ा और ज्यादा वैश्विक स्तर पर कंपनियों को उपस्थिति के लिए, स्वायत्तता देने के लिए एवं स्वतंत्रता देने के लिए महारत्न कंपनी का अवधारणा लाया गया। इनका पहला मापदंड जो था, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, ठीक है, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो और 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़, सालाना शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़, सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ हो। अगर ये सारे मापदंड पूरे करते हैं तो कंपनी जो है एक हेवीवेट कंपनी यानी कि महारत्न कंपनी जानी जाएगी। तो महारत्न कंपनी से क्या लाभ है कि इसका ये होगा कि किसी भी परियोजना में निवेश का 15% तक और 5,000 करोड़ रुपए से प्लस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो है कुछ भी निवेश ये कर सकता है। 15% तक निवेश होगा और 5 करोड़ से कम होगा, तो ये दोनों निवेश करने की स्वतंत्रता होगी और सरकार से इसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, पीएफसीएल को 11वां महारत्न कंपनी जो है न्यूएस्ट बनाया गया। तो 11 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है। आप देखिए मिनी रत्न श्रेणी 1 जो कंपनी है, तो 3 वर्षों के दौरान वो लाभ कमाना चाहिए कि कंपनी को 3 वर्ष के दौरान लाभ में रहना चाहिए, ये नहीं कि हानि में होना चाहिए। 3 वर्ष में किसी एक वर्ष 30 करोड़ से अधिक का लाभ होना चाहिए, ठीक है, यानी एटलीस्ट 30 करोड़ का। उसके बाद ये कंपनी 500 करोड़ का निवेश कर सकती है एनिमल संपत्ति के बराबर, जो भी यानी उस कंपनी का जो भी मूल्य हो उसके बराबर निवेश कर सकती है। वर्तमान में 62 कंपनी जो है इसमें है मिनी रत्न श्रेणी 1 में। मिनी रत्न श्रेणी 2 में लगातार 3 वर्षों तक जो है लाभ कमाना चाहिए, सकारात्मक मूल्य होना चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगा कि 3,000 करोड़ रुपए अपने निवल मूल्य का 50% तक जो भी कम हो उसको निवेश कर सकती है। 12 कंपनी जो है अभी इसमें है, तो नवरत्न, मिनी रत्न और दोनों 1-2 मिला के 74 कंपनी है। तो इतनी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर स्वायत्तता स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक कंपनियों को ये दिया जाता है एक किताब महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का, ताकि इनको अपने काम करने में स्वायत्तता हो और परियोजना वगैरह चुनने में स्वायत्तता हो, या फिर किस तरह के योजनाओं में निवेश करते हैं इसकी स्वायत्तता हो और ये ज्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके और एक लाभ उपक्रम जो है बन सके, लाभ कमाने वाला उपक्रम, ना कि घाटा में जाने वाला उपक्रम। और इस तरह से हम कहते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का इस समय था और आज भी इसके फायदे दिख रहे हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनी ग्लोबल लेवल पे अब अच्छा कर रही है पिछले कुछ वर्षों के दौरान। अब हम लोग देखेंगे कि सेवा क्षेत्र और जो उद्योग क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में वर्तमान में क्या स्थिति है। सबसे पहले सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग जो होते हैं वो छोटे स्तर पर किए जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह में 200-400 लोग मिलकर कुछ कार्य करते हैं। उसको हम लोग सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग की दर्जा देते हैं कि कुछ एक उद्योग के बराबर नहीं बल्कि एक छोटे लेवल पे उद्योग या मध्यम लेवल पर, मझोले लेवल पे, क्योंकि एक बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है जो हर जगह नहीं उपलब्ध होता है। और ये सूक्ष्म और मध्यम लघु उद्योगों का इसी से समझ लीजिए कि ये वैसे जगह स्थापित किए जाते हैं जहाँ की बहुत ज्यादा मिनरल्स वगैरह नहीं भी हो तो इसको स्थापित किया जा सकता है। दूसरी चीज कि सूक्ष्म लघु उद्योग जो है निर्यात में काफी ज्यादा भागीदारी निभाता है। उसके बाद जो है औद्योगिक जीडीपी में एक बड़ा अंश देता है। उसके अलावा जो है रोजगार के क्षेत्र में ये काफी अच्छा काम करता है कि ये स्वरोजगार, रोजगार, इन सब चीजों में ये काफी अच्छी भूमिका, ये कहिए कि प्रभावी भूमिका निभाता है। इसीलिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का एक अपना महत्व है, ठीक है। तो इसको हम लोग एमएसएमई के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि बहुत ज्यादा वर्तमान सरकार द्वारा ऊपर रखा जा रहा है। 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इसी संदर्भ में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 पारित किया गया और इसके लिए
कुछ एक मानदंड तैयार किए गए कि आखिर कितना निवेश हो, कितना ये हो, जिसको कि हम लोग सूक्ष्म और लघु उद्योगों में रख सकते हैं। उस समय ये हुआ था कि सेवा क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्र को अलग अलग रखा गया था, ठीक है, विनिर्माण को अलग अलग रखा गया था और दोनों के लिए अलग अलग निवेश और जो है टर्नओवर के मानदंड तय किए गए थे। लेकिन बदलते वक्त में जब नई सरकार आई तो उसने इन दोनों को एक साथ ही रख के 1 जुलाई 2020 से नए मापदंड लागू किए हैं, ठीक है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार में। तो एग्जाम में जनरली इसी में पूछेगा आपको कि कितना से कितना तक निवेश किया जा सकता है। तो इसका संयुक्त मापदंड देखिए, विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्यम। अभी 2020 से पहले इस दोनों का अलग अलग होता था, ये दोनों अलग अलग निर्धारित थे। तो देखिए वर्गीकरण, सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग मतलब कि सबसे छोटा, तो इसमें निवेश 1 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर जो है 5 करोड़ का होना चाहिए। कि आप किसी भी स्थिति में 1 करोड़ का निवेश करिए और 5 करोड़ का टर्नओवर होगा तो ये कहा जाएगा सूक्ष्म उद्योग। उसी तरह से लघु उद्योग जो होता है वो निवेश 10 करोड़ तक एवं टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक होना चाहिए, ठीक है। लघु उद्योग जो निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक होना चाहिए, तो इसको हम लोग लघु बोलते हैं। और मध्यम उद्योग जो होता है इसमें निवेश 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ तक होना चाहिए। तो देखिए अगर आपको याद करने में आसानी अगर रखना है तो देखिए सूक्ष्म में 1 है तो यहाँ 10 हो जा रहा है, यहाँ 5 है तो 50 हो जा रहा है और लघु में से मीडियम में ये 5 गुना बढ़ता है तो 250 हो जाता है। तो यहाँ हमको ये अधिनियम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कब से इस संदर्भ में नए मापदंड लागू किए गए और इनका जो कितना से कितना तक निवेश करना है, इस तीनों चीजों को याद रखना है। इसी संदर्भ में औद्योगिक रुग्णता जो होती है वो जब उद्योग लाभ नहीं कमा रहा हो, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा हो कि उद्योगों को एक तरह से फिर से पुनर्जीवित किया जाए, तो उसी संदर्भ में जो है हम देखते हैं कि कुछ उसका प्रयास जो किया गया है समितियों के माध्यम से। आइए अब हम उसको देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अस्वस्थता एवं रुग्णता से संबंधित समितियां, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। औद्योगिक रुग्णता से संबंध वैसी कंपनियां या वैसा उद्योग जो कि घाटे में चल रही है और लगातार घाटे में चल रही है और भविष्य में उसके उभरने की प्रवृत्ति काफी कम होती है और सरकार द्वारा लगातार उसमें निवेश किया जाता है जो कि एक घाटे का सौदा होता है। इसी संबंध में समय समय पर कमेटियों का गठन किया गया है। तो अभी हम लोग 3 कमेटी को मेनली देखते हैं। तो सबसे पहले एक 1981 में बना था टी तिवारी समिति, ठीक है। इसी की अनुशंसा पर जनवरी 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन किया गया था, ठीक है। 19 जनवरी 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन किया गया था। 1993 में ओंकार गोस्वामी समिति का गठन किया गया। 1993 में देखिए एक और समिति ओंकार गोस्वामी समिति का गठन किया गया। तो उसी तरह 2000 में बी बालकृष्ण इराडी समिति का गठन किया गया। कंपनी जो दिवालिया हो जाती है उस संबंध में जांच पड़ताल एवं सुझाव देने के लिए जो है बालकृष्ण इराडी समिति का गठन किया गया। इन्होंने ही नेशनल ट्रिब्यूनल के स्थापना का जो है सुझाव दिया था वर्ष 2000 में। तो हम लोगों के सामने 3 कमेटी है, टी तिवारी कमेटी, उसके बाद ओंकार गोस्वामी कमेटी और बी बालकृष्ण इराडी कमेटी। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रहे तो आप लोग याद से रखिए, इसको याद रखिएगा। तो आपसे समिति जब पूछेगा उद्योगों से रिलेटेड तो ये समिति आप बता पाने में सफल होइएगा। आइए अब हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जो है विनिवेश, राष्ट्रीय विनिवेश कोष का और विनिवेश के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा कि ये है क्या। तो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र जो अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। इससे पहले भारत एशिया में प्रथम देश है, ठीक है। एशिया में पहला देश है जो समझा कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या सेज के संदर्भ में
कुछ नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो 1965 में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र पूरे एशिया में भारत में बना था। कांडला, कांडला कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, तो ऐसे भी इंडस्ट्रियल है। तो गुजरात कांडला में पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो खोला गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एशिया का, भारत का। और उसके बाद क्या हुआ कि सेज की नीति लाई गई, विशेष आर्थिक नीति 1 अप्रैल 2000 में। ठीक है, तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि सेज, ठीक है, SPSEZ नीति कब लाई गई? तो आपको याद होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2000 को सेज की नीति लाई गई। तो सेज की नीति में क्या था कि ये स्पेशल जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था उसको जो है EPZ को सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया। जितने भी थे मतलब नाम बदल दिया गया। अब ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि किसको हम सेज बोलते हैं? तो सबसे पहले मानिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कोई एक एरिया है कि कुछ किलोमीटर का, इसको हम लोग सेज बोलते हैं। सेज बोल दिए, EPZ बोल दिए। तो ये क्या है कि मानो कि देश में ये कोई एक एरिया है जहां की सबसे पहले की जितने होंगे वो यहाँ कुछ नियम जो है सामान्य देश के नियमों के, मतलब देश के अन्य भागों के नियमों की अपेक्षा उदार होंगे। मतलब व्यापार संबंधी नियम जो यहाँ होंगे, व्यापार संबंधी नियम ये उदार होंगे। ठीक है, उदार होंगे। उसके बाद इस एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो है अवसंरचनात्मक विकास काफी ज्यादा होगा। अवसंरचनात्मक विकास काफी ज्यादा होगा। कहने का अर्थ है कि बिजली, सड़क, ठीक है, उसके बाद जो है भवन, और इसके बाद जो है और चीजें जो होगा मशीनरी, ये सब चीज क्या है ना कि अवसंरचनात्मक विकास। तो ये काफी अच्छे लेवल का होगा और पूरी तरह से जो है बड़ा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा अन्य देश के अन्य भागों की अपेक्षा जो है यहाँ पे कानून का छूट दिया जाएगा, कुछ उदार बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है ये क्यों किया गया है? और इसका है कि ये औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक कार्रवाई यहाँ की जाएगी, लेकिन इन्हें उदार श्रेणी में रखे जाएगा। ये समान औद्योगिक कानून या नियमों का पालन न करके कुछ उदार कानूनों का पालन करेंगे। आखिर सेज की जरूरत क्यों पड़ी? सेज का जो जरूरत पड़ा था या स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन का जरूरत पड़ा था, भारत जो है निर्यात में काफी कम था या भारत में औद्योगिक विकास कम था। तो कुछ ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाए जिससे कि यहाँ पे जो है उद्योगों को बल मिले और ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योग धंधों का विकास हो। और कानून उदार रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा कि देखिए FDI भी आएगा, लोग आप में इन्वेस्ट भी करेंगे कि चलो सेज नीति में है उस एरिया में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, विदेशों से पैसा आएगा तो आपका अर्थव्यवस्था बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद रोजगार सृजन होगा, यहाँ जहां भी सेज की स्थापना की जाएगी रोजगार सृजन होगा। ठीक है, उसके बाद बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी होगी। ये कहने का अर्थ है कि एक ऐसा जोन बनाना जो कि निर्यात से लेकर बुनियादी सेवाओं से लेकर FDI से लेकर रोजगार वगैरह की एक औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में समग्र विकास को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए सेज नीति जब पहला बार जो राम मनमोहन मॉडल के बाद पूंजीवादी दौर में कहिए कि निजीकरण और पूंजीवाद ये सब में धीरे धीरे देश हल्का फुल्का मतलब कि सीमित अर्थों में बढ़ने लगा, तो इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ जो है छूट दिया जाए और जो है देश निजीकरण की तरफ बढ़े। तो ये सेज नीति के माध्यम से इन चीजों को किया गया, जिससे क्या है कि औद्योगिक विकास, निर्यात एवं इन सब चीजों को FDI ये सब चीज देश में फायदा हुआ और इसको इसलिए लाया गया। यहाँ एक दो क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है कि विशेष आर्थिक नीति सेज क्षेत्र अधिनियम कब लाया गया? तो 2005 में, और अगर लागू पूछेगा तो फरवरी 2006 में। ठीक है, फरवरी 2006 में। और इस संदर्भ में जो है बाल कल्याणी, वर्तमान में बाल कल्याण की अध्यक्षता में
सेज के संदर्भ में सुझाव देने के लिए जो है समिति का गठन किया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। तो कभी भी अभी रिसेंट है तो बाल कल्याणी समिति किसके लिए गठित किया गया, तो सेज के लिए। तो ये जो जैसा कि हम लोग बोले थे कि देखिए ईपीजेड के अंतर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र था, वांटेड वेयर हाउस, मुक्त बंदरगाह, सीमा शुल्क रहित क्षेत्र, मतलब कि एक तरह से बहुत सारे सुविधाओं के साथ इस क्षेत्र को शुरू किया गया था ताकि विदेशी व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़े, उद्योग क्षेत्र को जो है बल मिले। ठीक है, इन सब चीजों के लिए इसकी शुरुआत की गई। आइए अब हम लोग समझते हैं विनिवेश क्या होता है। एक कॉमन सा विपक्ष का डायलॉग है कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने देश बेच दिया। तो ये विनिवेश जो है ये वही है कि विनिवेश का मतलब होता है कि मानिए कि आपके पास किसी भी, मानिए आप एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, कंपनी का पीएसयू के मालिक हैं और आपके पास 100% शेयर है, ये आपके पास 100% मालिकाना हक है, शेयर है। आप क्या किए, इसमें से 25% किसी को दे दी, कि 25% शेयर किसी को दे दिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अधिकार है वो कम होगा, आप अपने अधिकार को कम कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग सेज का आर्थिक मतलब ये कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं कि आप अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी पीएसयू वगैरह थे उनमें सरकार की हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम करना, मतलब 100% है तो उसको कम करके 74% कर लेना, 75% कर लेना या फिर 51% तक रहने देना। तो इसी को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचती है तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसके अंतर्गत विनिवेश विभाग की भी स्थापना की गई थी प्रथम बार, तो 10 दिसंबर 1999 को की गई थी और 2016 में यही आगे चलकर विनिवेश मंत्रालय बना था 2002 में। 2016 में मोदी जी नया नाम रखे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। तो आप याद रखिएगा कि विनिवेश विभाग का नया नाम निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया 2005 में। तो जितनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाएगी तो उससे जितने भी आय होगा उससे एक कोष का गठन किया गया, राष्ट्रीय निवेश कोष 2005 में। ठीक है, इसका जो 75% आय होगा उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाओं में जो भी योजना होगी उसमें खर्च किया जाएगा और 25% जो है पीएसयू के लिए जो लाभप्रद हो और पुनरुद्धार की संभावना हो कि जहां माना जाए कि ये पीएसयू जो है आगे चल के अच्छा कर सकती है, उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर आपके लिए इकोनॉमी हडल है, इकोनॉमी से क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ये कुछ डेट आपको निश्चित याद रखना चाहिए। 1965 जो देखिए पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में, उसके बाद विशेष आर्थिक सेज की नीति जो है 1 अप्रैल 2000 को, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित 2006 में। ठीक है, बाल कल्याणी समिति, उसके बाद विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999 को और राष्ट्रीय निवेश कोष फाइनली 2005 में, जिससे विनिवेश जो है रखा जाता है। सरकारी कंपनियों को बेचने से जो लाभ मिलता है, हिस्सेदारी बेचने से, उसको इसमें रखा जाता है, जो मतलब आपके पास पैसा आता है। तो इसीलिए वर्तमान सरकार के द्वारा काफी बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करके उन पैसा को अवसंरचना के विकास में लगाया जा रहा है। तो हर सरकार का अपना एक मॉडल होता है। तो ये सरकार जो है विनिवेश को काफी बढ़ावा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा एक वक्तव्य भी आया था कि सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है बल्कि प्रशासन को चलाना है। तो ये जो है विनिवेश के माध्यम से धीरे धीरे अपना कम कर रहे हैं। लेकिन आप एक तरह से अगर लोकतांत्रिक देश है तो आपको लोक कल्याणकारी बनने के लिए कुछ सरकारी कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल हम लोग के लिए जो इस संदर्भ में ये सब चीजें हैं उसको आप याद करिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम लोग और चीजों को देखते हैं कि अभी जो औद्योगिक संबंध में जो कुछ ये गठन किया गया है कंपनियों का या संस्था का, तो उसका क्या काम है उसको हम लोग, और कब गठन किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग कुछ संस्थान देखते हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, बहुत बार नाम सुना होगा सिडबी का। तो इसका होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये 2 अप्रैल 1990 को गठित किया गया था। सिडबी जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए गठित किया गया था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए, कि मतलब इसमें जो भी वित्त पोषण हो, इसके संदर्भ में जो स्टडी हो, जो कमियां हो, जो ये हो, जितने भी चीज का हो, इसके विकास के लिए ये कर सकता है। क्योंकि सूक्ष्म और लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ा मायने रखते हैं, काफी बृहत स्तर पर मायने रखते हैं, क्योंकि ये रोजगार के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। उसके बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है ये 1 जुलाई 1948 को गठित की गई थी। इसके गठन का जो मेनली कारण था कि जिस टाइम भारत आजाद हुआ तो बड़े उद्योगों को या छोटे उद्योगों, जितने भी उद्योग धंधे लग रहे थे, उसको दीर्घकालीन, ठीक है, दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण के लिए जो है किसी तरह का जो सुविधा देना था कि कैसे दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण प्राप्त हो। तो इस संस्था के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्राप्त होता था। ये बहुत बार मिलाने वाला में भी पूछा हुआ है और इसका डेट जो है स्थापना का भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है कि किस तरह का ऋण ये प्रदान करता है। तो इन तीनों चीजों का आप याद रखिएगा। 1 जुलाई 1948 को गठित, ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। उसके बाद राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या किया गया था कि 28 सितंबर 1951 को जो है एक अधिनियम पारित कर दिया और प्रत्येक राज्य को बोला गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए राज्य वित्त निगम की स्थापना कीजिए। उसके बाद सभी राज्यों ने लगभग औद्योगिक वित्त निगम ये की स्थापना की, राज्यों में अलग अलग समय पर। एक और जो चीज पूछा जाता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 में बना था। इससे पहले जो था एकाधिकारी और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, ये क्या करता था कि व्यापार के संदर्भ में जो बुरी चीजें होती थी, जैसे कि कुछ सीक्रेट के इधर उधर करना, आप अपने पावर का यूज करके व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं या गलत तरीके से उद्योग में काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए ये अधिनियम था। लेकिन क्या हुआ 1991 के बाद जब निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया, तो फिर उसके लिए क्या हुआ कि ये एक तरह से अप्रासंगिक हो गया। तो इसी के लिए एक विजय राघवन कमेटी की अध्यक्षता 1999-2000 में की गई थी, MVS राघवन, और इन्होंने 2000 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि MITP एक्ट जो है 1969 को समाप्त कर दिया जाए। तो इसी के अनुसार इसको समाप्त किया गया और संसद के बिल के माध्यम से 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम बना और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का स्थापना जो है 14 अक्टूबर 2003 को हुआ। इस प्रतिस्पर्धा आयोग का मेन काम था कि स्वस्थ और जो व्यापार के लिए व्यापक जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो उसके लिए माहौल बनाना, किसी भी गलत तरीके को रोकना, कोई औद्योगिक घराना, कोई औद्योगिक व्यक्ति जो है अपने पावर का यूज करके गलत तरीके से बाजार को प्रभावित नहीं करे, साथ ही इन्वेस्टमेंट लाना या और तरह के चीजों में किस तरह का विचार दिया जा सकता है। तो इसी सब के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का ये अधिनियम बना था। तो ये तीनों चारों चीज डेट के साथ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग एक लास्ट चीज उद्योग वाले में पढ़ेंगे, वो है जो ट्रेड सीक्रेट बौद्धिक संपदा अधिकार होता है, उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद कि क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में हमको देखना। आइए अब हम लोग देखते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है? सबसे पहले आप सृजनशील व्यक्ति हैं कि नहीं है। आप अगर कोई आविष्कार कर पाते हैं, चाहे वो आविष्कार खेल के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, साहित्य कला कुछ क्षेत्रों में भी हो, तो आप एक आविष्कारक व्यक्ति हैं, आप एक सृजनशील व्यक्ति हैं। औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, कला क्षेत्र में नवाचार की खोज, मतलब कुछ नया खोजा जाए, उसके लिए मिलने वाला कानूनी अधिकार जो होता है
उसको हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। कि आपकी बुद्धि से जो नया आविष्कार निकला है उसको जो संरक्षित किया जाएगा उसको हम लोग बौद्धिक संपदा अधिकार को कहते हैं। ठीक है, अभी बौद्धिक संपदा अधिकार कितने तरह का होता है? तो मूलतः 5 तरह का होता है। क्या क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। एक पेटेंट होता है, पेटेंट नए आविष्कार के लिए दिया जाता है, ये 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। मानिए अगर आप कोई चीज खोजे हैं तो उसको आपको पेटेंट मिलेगा जो 20 वर्षों के लिए होगा और ये नया आविष्कार रहेगा उसी के लिए मिलेगा। भारत में 1970 में पेटेंट अधिनियम बना और 1972 में इसे लागू किया गया। कॉपीराइट होता है कि अगर आप किसी चीज को खोजते हैं, नए ढंग से बनाते हैं तो उसमें आपको कॉपीराइट दिया जाएगा। जैसे किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस एवं अन्य तरह के अगर आप कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं जो पहले नहीं किया गया है या कुछ नया करते हैं तो उस संदर्भ में आपको कॉपीराइट दिया जाएगा कि आप किसको उसको प्रयोग करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। उसी में एक होता है कॉपी लेफ्ट कि आप अगर सभी को उसकी प्रयोग करने की अनुमति देते हैं तो उसको हम लोग कॉपी लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके लिए 2 तरह का होता है कि कॉपीराइट आप ऐसे भी किसी को यूज करने दे सकते हैं या पैसा वगैरह लेकर भी यूज करने दे सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉपीराइट करते हैं। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे आप देखते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव मारता है, विराट कोहली कवर ड्राइव मारता है तो उसमें कहते हैं कि दोनों का ट्रेडमार्क शॉट है। तो ऐसा तो नहीं है कि वही दोनों ही कवर ड्राइव मारते हैं, और भी लोग मारते हैं। रोहित शर्मा भी मारता है, बाबर आजम भी मारता है, और भी लोग हैं, लेकिन उनका अलग है, विशिष्ट है, वो अपने अंदाज में खेलते हैं, इसीलिए उसको कॉपीराइट कहा जाता है। कि मतलब वो जो लोग सब कोई कर रहा है लेकिन आप कुछ विशेष तरीका से कर रहे हैं जो कि विशिष्ट है और लोगों का ध्यान उस पे जाता है, तो ये आपका कॉपीराइट है। जैसे कि मानिए कोई औद्योगिक उत्पाद में चित्र दे दिया, सुगंध अलग तरह का आ रहा है, ध्वनि आ रहा है, विमीय चित्र के माध्यम से, मतलब ये अलग किया जाता है दूसरे उत्पादों से, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। कि कैसे दूसरे से अलग है तो वो ट्रेडमार्क आपका है। तो ध्वनि ये इन सब चीजों से अलग किया जाता है। औद्योगिक डिजाइन जो होता है कि जैसे मानिए कि कोई घड़ी है, उसमें एक अलग तरह का आवाज आता है, एक त्रिविमीय चित्र है, या फिर मानिए कि जैसे रोलेक्स घड़ी है तो उसका एक अलग ये है। अब इसका आभूषण है तो तनिष्क का आभूषण है, तो ये कहीं ना कहीं अलग तरह से डिजाइन करता है, अपना एक नाम है, तो इसीलिए इसको हम लोग औद्योगिक डिजाइन में विशिष्टता के अंतर्गत रहते हैं कि वो उसका अधिकार है कि अलग तरीका से डिजाइन किया, उसके डिजाइन को कोई कॉपी नहीं करेगा, और अगर कॉपी करेगा तो उसके संदर्भ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह डिजाइन अधिनियम 2000 में भारत में आया था। भौगोलिक संकेतक जो है ये काफी इजी है कि कृषि क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में अगर कुछ चीजों को उसी खास क्षेत्र में होता है, उसका एक विशिष्ट पहचान है, वहां का यह अलग तरीके से होता है, तो उसको हम लोग भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि बिहार में मिथिला मखाना, मगही पान, कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपति का लड्डू, तो लड्डू तो और जगह भी बनते हैं, मखाना और जगह भी होता है, पान और जगह भी होता है, लेकिन विशिष्टता, स्वाद, इन सब मामलों में ये अपने आप में विशिष्ट है। तो इसी के लिए भौगोलिक संकेतक दिया जाता है कि अगर कोई मिथिला मखाना बेचेगा तो मिथिला के क्षेत्र के लोग ही उसको बेचेंगे, कि वहां से या भौगोलिक चीज की विशेषता रहेगी। लड्डू तिरुपति का लड्डू है तो तिरुपति का लड्डू तिरुपति में ही मतलब बिकेगा, तो वो असली वही का है। तो इसी तरह के जब भौगोलिक क्षेत्रों को संग्रहित ये किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, तो हम लोग उसको भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ट्रेड सीक्रेट का मतलब हुआ कि अगर कोई कंपनी है, जैसे कि मानिए मैकडोनाल्ड हो गया, वो अलग तरीके से बर्गर बनाता है, या फिर KFC हो गया, उसका चिकन का एक अलग ट्रेड सीक्रेट है। अगर कोई गाड़ी बनाता है उसका कुछ ऐसा ट्रेड सीक्रेट है, तो वो एक सीक्रेट है जो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसी के लिए वो कमाता है, क्योंकि उसका विशिष्ट होता है। सब कोई अगर बनाने लगे KFC, मैकडोनाल्ड ये वगैरह, तो फिर उसका क्या विशिष्ट रहेगा। तो इसीलिए उसको अगर कोई उसमें काम करे या ये करे, उसके ट्रेड सीक्रेट्स को बाहर करे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा या मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। तो ये एक तरह से ट्रेड सीक्रेट का मतलब यही है। तो ये चारों पांचों चीज को आप लोग समझ गए होंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इस संदर्भ में वैश्विक संस्था है जिसका गठन 1967 में हुआ।
मुख्यालय जेनेवा में है और 193 इसके सदस्य देश हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक अंग है, मतलब कि ये स्वच्छता रूप से ये अंग है उसमें, और भारत इसका सदस्य रहा है। तो ये सब चीज जो हम लोग अभी जितना भी चीज देखे उद्योगों के अंतर्गत, तो हमारे द्वारा एक प्रयास किया गया था कि वैसे पार्ट जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उन क्षेत्रों को समाहित करते हुए उद्योग सेक्टर को खत्म किया जाए। तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। फिर भी मैं कुछ आप लोगों के लिए सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे कि मिनरल्स वगैरह का इसमें जो ज्योग्राफी का पार्ट आता है उसमें आप उत्पादक याद कीजिए, संचित भंडार याद कीजिए देश विदेश में, क्योंकि एक दो क्वेश्चन वो रिसेंट एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा आपको रहता है। उसके अलावा इन सब चीजों को भी आप अच्छे से पढ़िए और जो चीजें जिस क्षेत्र के लिए, जो भौगोलिक क्षेत्र जो विशिष्ट औद्योगिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। और हम भी अपने टेलीग्राम चैनल पे जब इसको डालेंगे तो पीडीएफ डालेंगे, तो उसके माध्यम से आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। और तब तक के लिए औद्योगिक सेक्टर में इतना ही था जो मेरे द्वारा किया गया, और बहुत सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया गया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और अभी हमारे चैनल को जो आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही बनाए रखिएगा। हम भी आप लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुक्रिया, जय हिंद, और हमारे साथ बने रहिए।